Hello and welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Mohammad Danish, and today I'm going to discuss one of a very important topic of interview, that if you have qualified UGC NET JRF, then how can you do PhD using a good इंटरव्यू टेक्निक। ओके, तो आज का जो सेशन है वो इस टॉपिक के ऊपर है कि जिन बच्चों ने भी यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है या नेट जेआरएफ अगर नहीं भी किया है और अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं और पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं, तो पीएचडी का इंटरव्यू कैसे दें, पीएचडी के इंटरव्यू की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, किस तरीके से हम एक अच्छा इंटरव्यू दें जिससे कि किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या स्टेट यूनिवर्सिटी से और किसी भी अच्छे रिसर्च संस्थान से हम अपनी पीएचडी करने के ड्रीम को पूरा कर सकें। ओके, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा। हालांकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में यूजीसी नेट और जेआरएफ का रिजल्ट आया है और हर साल हज़ारों बच्चा यूजीसी नेट जेआरएफ करके निकलता है। तो क्या ऐसा है कि सारे बच्चे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया है या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं वो सारे के सारे पीएचडी करते हैं, या क्योंकि जब हज़ारों की तादाद में जब बच्चा निकलता है तो ऐसा तो नहीं है कि हज़ारों की तादाद में पीएचडी हो रही हैं, क्योंकि पीएचडी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर किसी का पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता है। क्योंकि नेट तो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो पीएचडी का एक्यूमेंट, जो पीएचडी के लिए जो एक कहना चाहिए आग या एक जिज्ञासा या इच्छा जो है वो नहीं दिखती। क्योंकि एक भीड़ की तरफ जाते हुए हम नेट जेआरएफ से क्वालिफाई कर लेते हैं, वो कि जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अपने तैयारी की और हो गया। बट पीएचडी में एडमिशन लेना और पीएचडी करना और पीएचडी में एंट्री पाना ही अपने आप में सबसे बड़ी जंग होती है, जिसके लिए लोग बहुत कंपटीशन करते हैं। नेट होने के बावजूद भी, कई बार जेआरएफ होने के बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये मत मान के चलिएगा कि अगर हमारा नेट हो गया या जेआरएफ हो गया तो हमारा पीएचडी में हो ही जाएगा और हमें फेलोशिप मिल ही जाएगी। उसके बाद भी स्ट्रगल रहता है, उसके बाद भी आपको इंटरव्यूज देने पड़ते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ से आपको निजात मिल जाती है, जो कि है टेस्ट, यानी कि पीएचडी के लिए फिर आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं पड़ता, सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है। तो जब आपको सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे अगर आपका पीएचडी में एडमिशन होना है तो हमें फिर इंटरव्यू पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से अच्छा इंटरव्यू दें, कौन सी तैयारी हम इंटरव्यू के लिए करें जिससे कि हमारा नेट जेआरएफ बेकार ना हो जाए। क्योंकि अब जेआरएफ की जो वैधता है वो पहले तो 2 साल की हुआ करती थी, अब बढ़ा के उसको शायद 3 साल का कर दिया गया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 3 साल में भी किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाता है। रीज़न बीइंग क्योंकि वो इंटरव्यू फेस नहीं कर पाते हैं या इंटरव्यू में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाते हैं। तो मैं आज ये बात करूँगा कि आप इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है जब कभी भी पीएचडी का इंटरव्यू होता है। ओके, तो अगर हम पीएचडी के इंटरव्यू की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरव्यू से पहले ही एक थोड़ा सा होमवर्क करके जाना होता है। होमवर्क से मतलब आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक टॉपिक हो, कुछ एरिया आप ऐसे ही सोच के रखें कि जिस पे आपको रिसर्च करनी है या रिसर्च करना चाहते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप होमवर्क करें। कुछ रिसर्च पेपर्स निकालें, गूगल पे डाउनलोड जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, फ्रीली अवेलेबल हो। रिसर्च पेपर देखिए कि कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है, रिसर्च पेपर को पढ़िए। 1-2 थीसिस, पीएचडी की थीसिस ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, जैसे शोध गंगा एक साइट है, शोध गंगा पे पढ़ी रहती हैं। आप वहाँ से कोई भी एक टॉपिक, ज़रूरी नहीं कि आप उस टॉपिक पे ही पीएचडी करोगे, लेकिन सिर्फ इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए आप पीएचडी की थीसिस निकालिए, तो 10-5 पेपर निकालिए, उन्हें पढ़िए, फिर देखिए कि किस तरीके से रिसर्च होती है। और एक माइंड में एक जो है टॉपिक सोच के चलिए कि मुझे इस एरिया पे काम करना है। हो सकता है कि वो टॉपिक बाद में चेंज हो जाए या वो एरिया बदल जाए, लेकिन उससे ये शो होगा कि आप थोड़ा बहुत होमवर्क करके आए हैं, कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि हाँ, मैंने इस एरिया पे काम करने का सोचा है और मैं इस पे करना चाहता हूँ, और मैंने क्यों सोचा है उस एरिया पे काम करना। उसके लिए आपके पास जवाब होगा, क्योंकि आप थोड़ा बहुत होमवर्क करके गए होगे, आप 1-2 थीसिस पढ़ के गए होगे, 10-5 पेपर, रिसर्च पेपर्स पढ़ के गए होगे। तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से पीएचडी होती है, किस तरीके से रिसर्च पेपर्स वगैरह लिखे जाते हैं, रिसर्च की जाती है। ओके, उसी आधार पे आप एक छोटा सा सिनॉप्सिस बना के लेके जाइएगा। सिनॉप्सिस कहते हैं एक तरीके का नक्शा, एक तरीके का ब्लूप्रिंट, जो कि पूरी पीएचडी का एक टेंटेटिव, अनुमानित जो है एक ब्लूप्रिंट होता है, एक नक्शा होता है कि आप पूरी पीएचडी में ये चीज़ें करेंगे। भाई, ये आपका टॉपिक होगा, ये आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ये आपके क्वेश्चंस होंगे। मैं आगे बताऊंगा कि सिनॉप्सिस में क्या होता है। तो एक सिनॉप्सिस, ध्यान रखिएगा, सिनॉप्सिस वर्ड
सिनॉप्सिस एक छोटा सा 8-10 पेज का तैयार करके लेके जाइएगा। उससे ये लगेगा कि हाँ, आपने कोई रिसर्च वर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा है। और एक छोटा सा सिनॉप्सिस एक तरीके से एक ऑफर की तरह होता है कि भाई ये मेरा सिनॉप्सिस है, ये मैं पीएचडी में करना चाहता हूँ। वो एक अलग चीज़ है कि बाद में वो सिनॉप्सिस अमूमन तौर पे एक्सेप्ट मतलब रिजेक्ट हो जाता है और एक नया सिनॉप्सिस आपसे बनवाया जाता है, जो कि पीएचडी की सबसे शुरुआती दौर की प्रक्रिया होती है। जब पीएचडी में आप एडमिशन लोगों को एक कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क मतलब क्लासेस वगैरह होती है, एक 6 महीने की या 1 सेमेस्टर की क्लासेस के बाद फिर वो आपसे एक सिनॉप्सिस तैयार करवाते हैं। ओके, कुछ जगह पे पीएचडी से पहले ही सिनॉप्सिस ले लिया जाता है। तो एक सिनॉप्सिस को जरूर देख के जाइए, सिनॉप्सिस कैसे बनता है, सिनॉप्सिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और मैं इसके ऊपर बता भी दूंगा कि सिनॉप्सिस कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन पीएचडी इंटरव्यू की मैं आज बात कर रहा हूँ, तो इंटरव्यू में आपके पास आपके हाथ में सिनॉप्सिस हो कम से कम 5 से 10 पेज का। उसमें चाहे सब कुछ गलत ही क्यों ना लिखा हो, चाहे सब कुछ गलत हो, लेकिन एक हाथ में सिनॉप्सिस होना चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, ये मैंने एरिया सोच रखा है। तो आपसे फिर उसी पे सवाल होंगे। सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में सवाल जो होते हैं वो आपके सिनॉप्सिस से होते हैं। अगर आप सिनॉप्सिस लेके जाओगे तो बेटर ये है कि आप सिनॉप्सिस लेके जाओ जिससे सवालात उसी से हों, क्योंकि उसको तैयार करना फिर आसान होगा। क्योंकि सिनॉप्सिस जब आपके हाथ में होगा तो आप उसे पहले से तैयार करके जाओगे, क्योंकि आप ही ने उस सिनॉप्सिस को बनाया है। तो आपको पता होगा कि उसमें सवाल कहाँ से उठ सकते हैं और क्या क्या जवाब उसके बन सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके सिनॉप्सिस से होते हैं। उसके बाद फिर आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जिस भी एरिया में आप वर्क करना चाहते हो उसकी बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई मार्केटिंग में पीएचडी करना चाहता है तो मार्केटिंग की बेसिक नॉलेज होना चाहिए, या एचआर पे करना चाहता है, या फाइनेंस पे करना चाहता है, या इकोनॉमिक्स में करना चाहता है, या हिस्ट्री में करना चाहता है, या इंग्लिश में, जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, तो उसके बेसिक्स की नॉलेज। क्योंकि इंटरव्यू पैनल जो बैठता है तो वो ये देखता है कि आप इतनी बड़ी चीज़ करने आ रहे हो, आप रिसर्च करने जा रहे हो पीएचडी, तो क्या आपको अपने एरिया की बेसिक नॉलेज है। क्योंकि जब आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं होगी तो आप आगे रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में हमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना रहता है। एक समुंदर के अंदर गोता लगाने वाली चीज़ होती है कि आप जितना डीप में जाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो सब्जेक्ट की नॉलेज आपको होना चाहिए, एक सिनॉप्सिस आपके पास होना चाहिए। पहले से आप एक दो थीसिस पढ़ के जाइए, 10-5 पेपर, रिसर्च पेपर पढ़ के जाइए कि कैसे रिसर्च होती है। तो आपको इंटरव्यू के जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। कई बार जो है इंटरव्यू में क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो जाती है आपके सवालों पे, आपके जवाबों पे। तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें अपनी बात को पॉजिटिवली रखने की ज़रूरत होती है। और ज़रूरी नहीं कि हर बात आपको इंटरव्यू पैनल की माननी है, कि जो वो कहेगा वो आपको मान लेना है। तो उससे ये लगता है कई बार ये भी चेक करने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है और आप बहुत जल्दी कहीं हार तो नहीं मान जा रहे हो, क्योंकि ये भी चेक किया जाता है। क्योंकि पीएचडी में बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगी पीएचडी और पीएचडी छोड़ दोगे। तो आपका पेशेंस लेवल, आपका टॉलरेंस चेक करने के लिए आपको इस तरीके से इंटरव्यू में ग्रिल करेंगे कि आप सोचोगे नहीं भैया मैं नहीं करूंगा पीएचडी। तो आपको लेट इट गो नहीं करना है, आपको बहुत ज़्यादा बहस भी नहीं करनी है, लेकिन आपको हर बात के लिए सुन मानना भी नहीं है। अपनी अगर आपका पॉइंट सही है तो आप उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये बात रही। तो सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आपको काम करना है, सिनॉप्सिस पे काम करना है, एक दो थीसिस पढ़ के जानी है, रिसर्च पेपर्स पढ़ के जाने हैं, अपने सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज करके जानी है, और कम्युनिकेशन पे थोड़ा फोकस करना है कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। बहुत ज़्यादा बहस नहीं करनी इंटरव्यू में, और कॉन्फिडेंटली बात करना है। और ये लगना चाहिए कि वाकई में यू आर सीरियसली इंटरेस्टेड टू डू पीएचडी। ऐसा नहीं कि बस खाली फेलोशिप लेने के लिए, या जेआरएफ क्वालिफाई हो गया या नेट क्वालिफाई हो गया उसके लिए। रिसर्च वाकई में करना चाहते हैं तो रिसर्च का इंटरेस्ट आपका इंटरव्यू में दिखना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि रिसर्च करके आप टीचिंग में जाओगे, या रिसर्च मतलब आपके अंदर वो चीज़ दिखना चाहिए कि आप चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हो और खोज करने की आपके अंदर क्षमता है, और ये चीज़ें थोड़ी सी दिखनी चाहिए। ओके, तो इन सब चीज़ों का जो मैंने आपको बताया ये बेसिक चीज़ें होती हैं एक पीएचडी के इंटरव्यू के लिए, और अमूमन तौर पे यही चीज़ देखी जाती है और उसी बेस पे पीएचडी में सिलेक्शन होता है। ओके, तो एक तो चीज़ मैंने ये बताई कि पीएचडी में इंटरव्यू में किस तरीके से आपको इंटरव्यू पैनल को हैंडल करना है। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो ज़रूर देखिए आपका सिलेक्शन होगा, और तभी आप अपने नेट और जेआरएफ को यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने बहुत से हज़ारों बच्चे ऐसे देखे नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं, उनका नेट जेआरएफ ऐसे ही रखा रह जाता है और पीएचडी में एडमिशन नहीं हो पाता है। और जिनके अंदर टैलेंट है तो वो बिना नेट जेआरएफ के भी जो है पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और पीएचडी करके अपना करियर आगे बढ़ा पाते हैं। ओके, तो ज़रूरी नहीं कि आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपको लाइफ स्टार्ट हो ही जाएगी। और बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि हमें जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है, क्या हमें बिना पीएचडी की फेलोशिप मिल सकती है। ये तो बहुत ही सिली सवाल हो गया कि आप खुद सोचिए कि सिर्फ सरकार आपको पैसा देने के लिए नहीं जेआरएफ क्वालिफाई करा रही है।
आप जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करते हो तब आपको फेलोशिप मिलती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप पीएचडी में एडमिशन नहीं लेंगे तब तक आपका फेलोशिप नहीं मिलेगी। और उसके लिए भी एक टाइम पीरियड दे रखा है कि जेआरएफ क्वालिफाई होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन लेना है। अगर एडमिशन नहीं लेंगे तो वो जेआरएफ जो है फिर वो नेट के बराबर ही हो जाता है। ओके, 3 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद सिर्फ आप नेट क्वालिफाइड ही माने जाते हो। ठीक है, जेआरएफ तब तक है जब आपने अवेल किया, एक बार अवेल नहीं किया तब आप जेआरएफ नहीं हो, सिर्फ आप नेट के इक्विवेलेंट। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश कैरियर काउंसलिंग, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।